नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश परयानी मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये काफ़ी एक रेयर डिसीज है जो कि इनर ईयर के रिलेटेड जो है वो रहता है। इसका नाम है मेनरेस डिसीज। तो ये काफ़ी रेयर जो है वो देखने को मिलता है। बेसिक चीज़ जो है मैं इसकी समझा देता हूँ कि जब मैंने आपको एनाटॉमी पढ़ाया था, जब जो स्ट्रक्चर मैंने ईयर का समझाया था, तो मैंने आपको बताया था उसमें कि जब इनर ईयर का जो मैंने यहाँ पे एक अलग से एक डायग्राम बनाया था, तो मैंने आपको बताया था कि उसमें दो तरह के फ्लूइड रहते हैं, एक पेरीलिम्फ और एंडोलिम्फ। तो अभी डिटेल में मैं इसके फ्लूइड के बारे में तो बात नहीं करूंगा। और एक लेब्रिंथ रहती है, मतलब एक कैविटी रहती है जिसके अंदर ये फ्लूइड जो है ये रहते हैं। तो ये इनर ईयर में वेस्टिबुलर कॉक्लिया के इसमें यहाँ पे दोनों फ्लूइड जो है वो देखने को हमें मिलते हैं। ये जो एक वाइब्रेशंस रहती हैं या फिर जो साउंड वेव्स आती हैं, बाहर का जो एयर आया है उसे कन्वर्ट करने के आगे जो हेयर स्ट्रक्चर रहते हैं, जो सबसे एंड स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पे हमारे ईयर स्ट्रक्चर का, जो हमारे कॉक्लिया और वेस्टिबुल के अंदर रहता है, जहाँ से फाइनल जो एक सेंसेशन जो है वो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व की तरफ जाता है, जो कि हमारे ब्रेन की तरफ लेके जाता है। तो ये जो फ्लूइड है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि ये जो एंडोलिम्फ है, ये एंडोलिम्फ की जो मात्रा है, मतलब जो इसका लेवल है वो बढ़ जाता है। होता क्या है कि जो भी फ्लूइड रहते हैं हमारे बॉडी में, उनका काम क्या है, बैलेंस मेंटेन करके चलना। साथ ही जैसे ईयर में भी है, इनर ईयर में भी, इसका भी यहाँ पे काम क्या है, यहाँ पे बैलेंस मेंटेन करके वो चलता है। जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जब इसकी लेवल बढ़ जाती है, तो क्या होता है कि हमारे ईयर में प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, बॉडी इम्बैलेंस हो जाना शुरू हो जाता है, हियरिंग लॉस होना शुरू होता है, वर्टिगो सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल है, वर्टिगो जो होना शुरू हो जाता है। तो ये चीजें कैसे होती हैं, उसका सिम्टम्स, टाइप्स और ट्रीटमेंट वगैरह जो है वो आज हम लोग पूरा समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी इसके बारे में। मेनरेस डिसीज इज द इडियोपैथिक एंडोलिम्फेटिक हाइड्रो। सिंपल भाषा का इसका मतलब है कि जब इसका जो एंडोलिम्फ का जो है उसका प्रेशर बढ़ जाना, उसकी लेवल बढ़ जाना, तो उसे एक साइंटिफिकली ये एक्सप्लेन किया गया है इडियोपैथिक एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप करके। ये उसका दूसरा नाम है इसकी बीमारी का। ये इट इज एन रेयर इनर ईयर डिसऑर्डर। इनर ईयर का सबसे रेयर डिसऑर्डर है। अफेक्ट्स योर सेंस ऑफ बैलेंस एंड हियरिंग। जाहिर सी बात है, ये इनर ईयर ऑर्गन हमारा क्या करता है, ये हमारा बैलेंस और हियरिंग कंट्रोल करता है। अगर इसको अफेक्ट होगा तो हमारा बैलेंस और हियरिंग इम्बैलेंस होगा। लेफ्ट अनट्रीटेड सिम्टम्स गेट वर्स ओवर टाइम एंड मे कॉज परमानेंट हियरिंग लॉस एंड ऑनगोइंग बैलेंस इशू। तो इसे अगर ट्रीट नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो हियरिंग लॉस तो होना ही है, लेकिन जो सबसे बड़ी तकलीफ होगी वो बैलेंस इशू। क्योंकि वर्टिगो जो है, ये वेस्टिबुलर जो एरिया है वो हमारा बैलेंस को संभालता है। तो वो अगर डिस्टर्ब होता है तो हमें बार बार चक्कर आ जाना, हमारे बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होना, ये रेगुलर चलता रहता है। हियरिंग लॉस हो गया, ठीक है, हियरिंग जो आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है वो ठीक है, पर जो वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल अगर डिस्टर्ब होगा तो वो मैसेज क्या देगा ब्रेन को कि भाई कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस चालू है। तो वो ब्रेन को चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, लूज मोशन, वॉमिटिंग वगैरह भी आना शुरू हो जाता है। टिपिकली ट्रीटेड विद द मेडिकेशन टू रिड्यूस द सिम्टम्स। देखा जाए तो बेसिकली सर्जरी बहुत रेयर देखा जाता है, उसमें सबसे लास्ट ऑप्शन है इसका, लेकिन कोशिश किया जाता है कि मेडिकेशन से इसको थोड़ा सिम्टम्स को कंट्रोल किया जाए। सिम्टम्स क्या है इसके, 4 मेन सिम्टम्स, चार जो है वो मेन सिम्टम्स हैं इसके। एक है वर्टिगो, हियरिंग लॉस, टिनिटस और फीलिंग प्रेशर एंड सेंस ऑफ फुलनेस, यूजुअली इन द जस्ट 1 ईयर। तो ये ज्यादातर एक ही कान में होता है, दोनों कान में होना इसकी कंडीशन ऐसी बहुत रेयर है। तो पहले तो ये रेयर डिसीज है, उसमें भी ये रेयर है कि ये दोनों कानों में होगा। एक कान में इसका होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। तो एक कान में होगा तो वर्टिगो, क्योंकि वो वेस्टिबुलर है तो बार बार हमें चक्कर आना, ये सबसे बड़ा उसका सिम्टम है। ये बड़े सबसे ज्यादा परेशानी जो है इस डिसीज में होती है। हियरिंग लॉस हो जाएगा, ठीक है, हियरिंग लॉस वहां पे हो गया, आपने कुछ हियरिंग एड्स लगा के दूसरे कान से आपने अपना इंप्रूवमेंट कर लिया, वो ठीक है। टिनिटस होगा, रिंगिंग सेंसेशन आएगा, फीलिंग प्रेशर, एक कान में उसमें ऐसा भरा पड़ा लगेगा क्योंकि फ्लूइड है, तो उसका फ्लूइड का प्रेशर, फ्लूइड का एक फुलनेस जो है आपको कान में, उस कान में महसूस होगी जिस कान में इसका प्रभाव है सबसे ज्यादा। अदर सिम्टम्स इंक्लूड हेडेक, एब्डोमिनल पेन एंड नोशिया। दूसरे कौन से सिम्टम्स हैं, एक तो नोशिया हो सकता है, बार बार आपको वोमिटिंग जैसा, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि ये ब्रेन को एक मैसेज देता है कि कुछ ना कुछ इम्बैलेंस है। ब्रेन कंफ्यूजन में नोशिया, वोमिटिंग या फिर डायरिया जो है वो कर देता है। एब्डोमिनल पेन रहेगा, ये पोर्शन में एब्डोमिनल एरिया में आपको पेन रहेगा, हो सकता है आपको डायरिया भी हो जाए। हेडेक, जाहिर सी बात है, सर से जुड़ी हुई है वो नसें, तो सर दर्द होगा ही। कॉजेस क्या, अभी समझ लो, मैंने आपको बता दिया पर और थोड़ा सा समझ लीजिए। एज पर रिसर्चर, मेंटल डिसीज सिम्टम्स हैपेंस व्हेन द एंडोलिम्फ, अ फ्लूइड इन योर इनर ईयर, build up and disrupt the delicate process of your body's used to
मैनेज द बैलेंस इन हियरिंग, दे डोंट नो व्हाई एंडोलिम्फ लेवल राइज। ठीक है, रिसर्चर्स का ये मानना है कि ये जो एंडोलिम्फ है उसकी मात्रा बढ़ जाने की वजह से जो बैलेंस और हियरिंग पोर्शन है इनर ईयर में वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब एंडोलिम्फ क्यों बढ़ता है, कोई उसका कारण पता नहीं चला है अभी तक। Endolymph is like a translator. It interprets the outside airways and sends signals that your brain and inner ear use to allow you to hear and maintain your balance. ये एक ट्रांसलेटर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो बाहर का जो है एयर बैलेंस आता है, एयर आउटसाइड एयरवेज जो आती हैं उसे वो कन्वर्ट करता है सिग्नल्स में थ्रू। तो और वो जो हेयर सेल्स रहती हैं सबसे एंड पोर्शन रहता है जहाँ से वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व की तरफ मैसेज जाता है, तो उसके बीच में ये ट्रांसमीटर का काम करते हैं, एक मैसेज जो है वो ट्रांसलेट करने का काम जो है ये करते हैं। अगर ये डिस्टर्ब होता है तो हियरिंग और बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। When there is too much endolymph in your inner ear, those signals become scrambled, so your brain can't manage your sense of balance and hearing. स्क्रैम्बल का मतलब क्या होता है कि हड़बड़ाहट हो, समझ लो कि भाई कोई काम हम हड़बड़ाहट में जब करते हैं उसे स्क्रैम्बल जो कह सकते हैं। तो क्या होता है कि जब मात्रा बढ़ जाती है तो ब्रेन की तरफ जो सिग्नल है वो सही तरीके से नहीं जाता है। मान लीजिए कोई पानी है, एक बर्तन लिया हमने, उसमें हमने आवाज किया तो उसका आवाज अलग आएगा। अगर हम उसमें थोड़ा पानी डालते हैं तो उसको टिन करके आवाज करते हैं तब उसका वाइब्रेशन का आवाज अलग आता है। जब पानी और बढ़ा देते हैं और उसको वाइब्रेट करते हैं या फिर झटका देते हैं तब उसका रिंगिंग का जो वॉल्यूम है तो वो अलग आता है। तो जैसे जैसे फ्लूइड अगर ज्यादा जा रहा है तो बाहर का जो वाइब्रेशन जो है, जो कि मेलियस इनकस स्टेप्स के थ्रू वाइब्रेशन अगर जाते हैं ब्रेन में, तो वाइब्रेशन में थोड़ा सा गूंजापन या फिर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जो होगा, इसकी वजह से ब्रेन स्क्रैम्बल्ड हो जाता है और डिस्टर्ब हो जाता है कुछ सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करने में, और उस पर क्या रिएक्ट करना है उसमें डिस्टर्बेंस उसका हो जाता है। सम पीपल हैव द फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेनिंगस डिसीज व्हिच मींस पीपल में इनहेरिट द कंडीशन। कुछ ऐसे लोगों में जिनमें देखा गया कि जिसमें मेनिंगस डिसीज रहता है तो उनके फैमिली में भी ये हिस्ट्री रहती है, तो इससे ये पता किया जा सकता है या इससे ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि ये इनहेरिट भी होता है। डायग्नोसिस, काउंसलिंग विल बी परफॉर्म। आपके साथ बैठा जाएगा, डॉक्टर आपसे कुछ सिम्टम्स जो है वो पूछेगा, कुछ कंडीशन जो है उस पर बातचीत करेगा, उसके बाद फिर एक कंक्लूजन पे आएगा। किस तरीके का डिस्कशन रहेगा? स्पेशलिस्ट विल एग्जामाइन योर ईयर एंड आस्क अबाउट हियरिंग लॉस, टिनिटस और एनी सेंस ऑफ फुलनेस इन वन और बोथ ऑफ योर ईयर। वो आपसे पूछेंगे सुनाई देना बंद हो रहा है, चक्कर जैसा लग रहा है, गुम ऐसा लग रहा है, जो रिंगिंग सेंसेशन इस तरीके का लग रहा है आपको, या फिर कान में ऐसा भरापन जो ऐसा लग रहा है, तो एक कान में लग रहा है कि दोनों कान में लग रहा है, पहले ये सवाल। ठीक है। दे में आस्क इफ यू हैव द रेगुलर बाउट ऑफ वर्टिगो एंड हियरिंग एड्स। बार बार वर्टिगो हो रहा है, बार बार हियरिंग का तकलीफ है, ये पूछा जाता है। इफ यू हैव दोज प्रॉब्लम्स दे विल आस्क इफ दोज बाउट आर सीवियर एंड हाउ लॉन्ग दे लास्ट। अगर हाँ आपको बार बार ये हो रहा है, वर्टिगो, बार बार चक्कर आ रहे हैं, बार बार तकलीफ हो रही है, तो ये पूछा जाता है कि वो कितना सीवियर रहता है, कितना आपको तकलीफ जो है वो देता है, और क्या उस दौरान जो तकलीफ है वो आपको होती है, और कितने समय तक वो कंडीशन जो है वो तकलीफ जो है मतलब चक्कर ऐसा लगना कितना समय रहता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, कितने समय तक वो रहता है, वो भी आपसे फीडबैक लिया जाता है। दे मे डू द टेस्ट टू रूल आउट अदर पोटेंशियल कंडीशंस एंड कंफर्म यू हैव द मेनिंगस डिसीज। और भी जो डिसीज और कंडीशन है मैंने पहले के वीडियो में आपके साथ शेयर किया है, तो वो भी वो आपके साथ डिस्कस करते हैं और कुछ डायग्नोसिस करने के बाद उस कंक्लूजन पे आते हैं कि आपको यही डिसीज है, और आपको फिर डिक्लेयर करते हैं कि आपको मेनिंगस डिसीज जो है वो है। उसके बाद फिर उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर जो है वो आते हैं। वो कौन सी कुछ टेस्टिंग है वो देख लेते हैं। एक तो हियरिंग टेस्ट है, ऑडियोलॉजिस्ट यूजेस द ऑडियोग्राम, जो मैंने कल के वीडियो में बताया था। हेडफोन जैसा एक इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग वेवलेंथ की जो वेव्स है, साउंड है, वो छोड़े जाते हैं, जिससे आपको डिसाइड किया जाता है कि आपका लेवल ऑफ हियरिंग लॉस जो है वो कितना हुआ है, उस हिसाब से वो कंक्लूजन पे आते हैं। तो ये कल के वीडियो में हियरिंग लॉस में मैंने आपको बताया था। वेस्टिबुलर टेस्ट बैटरी हो जाती है। ऑडियोलॉजिस्ट विल परफॉर्म अ सीरीज ऑफ टेस्ट टू चेक द रिफ्लेक्स ऑफ योर इनर ईयर इज वेस्टिबुलर बैलेंस सिस्टम एंड आई मसल। देखो जब चक्कर आते हैं तो हम कैसे, हमारी आंखें इस तरीके से ऊपर हो जाती है, यानी इस तरीके से हो जाती है, थोड़ी चेंज हो जाती है। मतलब क्या कि जो आंखों के मसल्स और जो सेंसेस हैं वेस्टिबुलर वगैरह, जो ये जो नसें हैं ये आपस में जुड़ी रहती हैं। तो एक टेस्ट होती है वेस्टिबुलर टेस्ट बैटरी, जिसमें ये देखा जाता है कि आपकी आंखों के जो मसल्स हैं, जो मैंने आपको स्ट्रैबिस्मस में जो बताया था, जब आंखों का टॉपिक हमने लिया था, जिसमें भेंगापन जिसे मैंने समझाया था, तो मसल्स का क्या रोल रहता है मैंने वो भी समझाया था आपको। तो वो मसल्स और हमारे जो इनर ईयर का जो फंक्शन है उसका किस तरीके से है, प्रॉपर है या नहीं है, वो इस टेस्ट से पता किया जाता है।
ब्रेन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो ब्रेन एमआरआई किया जाता है। एमआरआई मेनली इसलिए किया जाता है ये देखने के लिए कि आपको ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है, या जो कान के आसपास है वो ट्यूमर जो कि आपके इनर ईयर के फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है, या फिर कोई ऐसी कोई चीज जिसकी वजह से आपको वो तकलीफ हो रही है वो भी डायग्नोस की जाती है। ट्रीटमेंट, मेन मोटो ऑफ स्पेशलिस्ट इज टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन योर इनर ईयर फ्रॉम हाई एंडोलिफ लेवल। दे में ऑल्सो प्रिस्क्राइब द मेडिकेशन टू हेल्प विद द वर्टिगो। मेन कारण क्या है, फ्लूइड बढ़ जाता है इसलिए तकलीफ होती है, तो मेन मोटो क्या रहेगा कि फ्लूइड कम करना है, तो उसके लिए कुछ मेडिकेशंस का भी सहारा लिया जाता है। और अगर उससे फिर कंट्रोल नहीं होता है, कंडीशन काफी ज्यादा सीवियर हो चुकी है, तो आपको वर्टिगो बार बार हो रहा है, तो फिर सर्जरी का ऑप्शन जो है वो लिया जाता है, उसके बारे में समझेंगे। डाययूरेटिक, डाययूरेटिक का काम क्या है, हमारे शरीर में पेशाब बढ़ा देना रहता है और जो थर्स्ट है उसको कम कर देना है, और हमारे बॉडी में जहां जहां फ्लूइड एक्सेस है वो वहां से ले लेता है फ्लूइड और यूरिन के थ्रू बाहर निकाल लेता है, तो ऐसी मेडिकेशन दी जाती है डायरेक्टली। द मेडिकेशन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन योर बॉडी, रिड्यूसिंग द फ्लूइड ओवरऑल में ब्रिंग डाउन द इनर ईयर फ्लूइड लेवल। पूरे बॉडी में फ्लूइड धीरे धीरे कम होता है, तो यहाँ से भी खिंचाव होता है, जो सेल्स है आपस में एक्सचेंज करती हैं फ्लूइड्स वगैरह, तो जैसे जैसे फिर वो फ्लूइड जो है वो निकलता जाता है, थोड़ा सा हमारे यूरिनरी से निकलता जाता है, तो थोड़ा सा फ्लूइड लेवल वहाँ का भी कम होता है, तो एक वो ऑप्शन चूज किया जाता है। मोशन सिकनेस मेडिकेशन दी जाती है, कुछ ऐसी मेडिकेशन जैसे मैंने आपको बताया कि वर्टिगो वगैरह होता है तो बॉडी डिस्टर्ब, ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है और आपको लूज मोशन या नौशिया वॉमिटिंग होती है, तो लूज मोशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ लूज मोशन की मेडिकेशन जो है वो आपको दी जाती है। एंटीहिस्टामाइन दी जाती हैं। आपने देखा होगा कि आपको चक्कर दिया, वैसे भी नॉर्मली अगर किसी कारण से अगर चक्कर आता है, कुछ और तकलीफ होती है, तो हमें कान में जब से या फिर हम लोग दांतों की ट्रीटमेंट करवाते हैं तो कभी कभी हमें चक्कर जैसा महसूस होता है, तो वो आपको एंटीहिस्टामाइन देते हैं कि आपको कभी अगर चक्कर आए तो एक खाली गोली ले लेना, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। तो इस तरह के एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स जो हैं वो दिए जाते हैं ताकि वो वर्टिगो चक्कर जो आपको महसूस हो रहा है वो थोड़ा सा कम लगता है। इंट्राटिम्पेनिक स्टेरॉइड इंजेक्शन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से इंजेक्शन डाल के वो जो स्पेशलिस्ट रहते हैं वो बराबर इंजेक्शन डाल के एक स्टेरॉइड दिए जाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा स्टेरॉइड से वो जो दर्द है वो थोड़ा सा कम हो जाए। ये सिचुएशन अगर ज़्यादा एडवांस हो जाती है, तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके बाद कोई सोल्यूशन नहीं है, तो और एक सर्जरी प्रोसीजर की जाती है या फिर एडवांस मेथड की जाती है। लेकिन ये चीज़ें तब इस्तेमाल की जाती हैं, ये सर्जरी तब इस्तेमाल की जाती हैं जब आपने उस कान में, जिस कान में आपको तकलीफ है वहाँ पे कम्प्लीटली हियरिंग लॉस हो चुका है। जो हियरिंग है वापस आएगी नहीं, रिवर्स नहीं होगी। लेकिन होगा क्या, ये जो एंडोलिम्फ है ये वेस्टिबुलर में भी है और कॉक्लिया में भी है, ठीक है। अब हियरिंग लॉस हो गया, ठीक है, उसको रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन वेस्टिबुल क्या होगा, वो अगर डिस्टर्ब रहेगा तो वो जो क्रेनियल, जो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व है वहां पे मैसेज जो है वो देता रहेगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से आपको चक्कर, नौशिया, वॉमिटिंग आना शुरू हो जाएगा। एक कान नॉर्मल फीडबैक दे रहा है ब्रेन को, एक कान जो है वो एबनॉर्मल फीडबैक जो है दे रहा है, तो वो उसकी वजह से जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, वर्टिगो आना, लूज मोशन, डिजीनेस और कहते हैं कि जो नौशिया, वॉमिटिंग, वो होना शुरू हो जाता है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए फिर ये एडवांस ट्रीटमेंट जो है वो दी जाती है। प्रेशर पल्स ट्रीटमेंट टू ट्रीट द वर्टिगो, मिडल ईयर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एक यूएस FDA अप्रूव द्वारा एक ट्रीटमेंट है, प्रेशर पल्स ट्रीटमेंट, जो कि आपका प्रेशर जो है वो मेंटेन करने का एक काम करती है। तो आप ये यूट्यूब पे या कहीं पे भी आप सर्च कर सकते हैं ट्रीटमेंट किस तरीके से होती है, थोड़ी लंबा टॉपिक जाएगा ये। एंडोलिम्फेटिक सैक प्रोसीजर्स की देखो क्या रहता है, सर्जरी की जाती है, कट्स वगैरह दिए जाते हैं, खोला जाता है, जहां तक कॉक्लिया वगैरह है, ये वेस्टिबुलर है, वहां तक जाया जाता है, एक कट किया जाता है, उसके साथ सैक लगाया जाता है और फ्लूइड जो है वो पाए बाहर की तरफ निकाला जाता है। मतलब सीधी सीधी बात है, कहीं अगर कट हुआ है तो वहां पे सर्जरी करके वहां से फ्लूइड जो है वो उसको सर्जरी करके बाहर रिमूव करो। तो एंडोलिम्फेटिक सैक प्रोसीजर में ये जो एक्स्ट्रा फ्लूइड रहता है उसे सैक के द्वारा जो है बाहर निकाला जाता है। वेस्टिबुलर नर्व सेक्शन, अब देखो जो भी यहाँ का सेंसेशन है वो ब्रेन की तरफ कौन लेके जा रही है, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व जो है वो लेके जा रही है। कॉक्लिया का सेंसेशन लेके जा रही है, वेस्टिबुलर का सेंसेशन जो लेके जा रही है। पर एक कान जो है वो नॉर्मल दे रहा है, एक कान एबनॉर्मल दे रहा है, तो बेटर क्या है कि जो मैसेज लेके जा रहा है उसे ही कट कर दो। तो वेस्टिबुलर नर्व जो है उसको काट दिया जाता है तो वो मैसेज देगी नहीं, तो ब्रेन क्या करेगा, जो हेल्दी कान है वहां का जो सेंसेशन है वही उसे एक्सेप्ट करेगा, उसे लगा कि सब कुछ नॉर्मल है। तो इससे आपको वर्टिगो, डिजीनेस, वॉमिटिंग, लूज मोशन, जो इस तरीके की कंडीशन है वो धीरे धीरे आपकी पूरी कंप्लीट जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएगी। लैब्रिंथेक्टोमी, इसमें क्या होगा, जो ये फ्लूइड है यहाँ पे लैब्रिंथ वगैरह जो काफी तकलीफ अगर दे रहा है तो उसे ही रिमूव कर दिया जाता है। पर ये चीजें तब इस्तेमाल की जाती हैं जब आप कंप्लीटली हियरिंग लॉस कर चुके हैं।
जो आपका हियरिंग वापस रिवर्सिबल नहीं हो सकता है। तो बेटर किया जाता है कि यहाँ पे जो लेबरिंथ है उसको ही काट के रिमूव करो, ताकि वो सेंसेशन आगे देगा ही नहीं ब्रेन को, तो उसे ही निकाल के ख़त्म कर लो। तो ये कुछ ट्रीटमेंट है जो एडवांस ट्रीटमेंट है, ये इस्तेमाल की जाती हैं काफ़ी सीवियर कंडीशन में। और ये जो डिसीज़ है ये भी थोड़ा सा रेयर जो है, मैक्सिमम इसे मेडिकेशन से ही ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। अगर वर्टिगो ज़्यादा है तो ही सर्जरी का ऑप्शन चूज किया जाता है। आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।